Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेंस 2024 वाले पेपर को। हमने 4 अप्रैल के दोनों पेपर्स को डिस्कस कर लिया था, दैट इज 4 अप्रैल 2024 के दोनों पेपर्स को डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो 5 अप्रैल 2024 को पेपर हुआ था एंड उसकी मॉर्निंग शिफ्ट को। तो ये एक अच्छा PYQ है आपके लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना बढ़िया है। तो हम ये 5th के भी दोनों कर लेंगे, फिर 6th के भी दोनों कर लेंगे। तो अप्रैल शिफ्ट और जनवरी शिफ्ट दोनों ही 2024 की सारी डिस्कस कर लेंगे ताकि हमारे पास गुड कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेट्स गो। द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट अबाउट द स्पीशीज O2 माइनस F माइनस Na प्लस एंड Mg2 प्लस। O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg2 प्लस। इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और सबका एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 8। एटॉमिक नंबर क्या है? 9, 11, 12। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है। तो इन सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलेंगे। क्या इन सब में सेम न्यूक्लियर चार्ज है? न्यूक्लियर चार्ज किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन्स की वजह से। क्या वो सेम है? न, सेम न्यूक्लियर चार्ज नहीं है। अब साइज किसका बड़ा है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जब हम साइज की बात करते थे तो हम क्या देखते थे कि जिसमें Z/E रेशो ज्यादा होती है उसका साइज कम होता है, और जिसमें Z/E रेशो कम होती है उसमें साइज ज्यादा होता है। इसका हमने लॉजिक भी डिस्कस किया हुआ है कि जब हम बात करते हैं कि Z/E रेशो ज्यादा है मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने का मतलब है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा ऑपरेट कर रहे हैं और इस वजह से चीजें पास पास रहना चाह रही है, और क्योंकि वो पास पास रहना चाह रही है इस वजह से साइज छोटा हो रहा है। तो Z/E रेशो फर्स्ट केस में निकालते हैं। 8/10, 0.8, 0.9, 1.1, 1.2। Z/E इसका सबसे ज्यादा है तो इसका साइज मिनिमम होगा, Z/E इसका सबसे कम है तो इसका साइज मैक्सिमम होगा। तो C भी सही है, D भी सही है, आंसर है ACD। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन इथाइलिन। कंपैरेटिवली easier question than what came in this year क्योंकि मॉलिक्यूल easier है। इथाइलिन इज इथीन। सिग्मा बॉन्ड्स 1, 2, एक सिग्मा एक पाई होता है 3, 4, 5। तो 5 सिग्मा बॉन्ड्स है और एक ये पाई बॉन्ड है, तो 5 सिग्मा 1 पाई इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी। आइडेंटिफाई द कंपाउंड Z इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो पहला वाला डाउस प्रोसेस है, ध्यान से देखना। ये जो X बनेगा ये फिनॉल नहीं बनता है, ये क्या बनता है? सोडियम फिनॉक्साइड, है ना। फिर उसमें एसिडिक मीडियम डालते हैं तो वो फिनॉल देता है, फिर इस केस में फिनॉल बनेगा। अब फिनॉल में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालते हैं। क्यूरियस केस ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन हमने किया हुआ है कि फिनॉल में वो इतना ज्यादा रिंग को एक्टिवेट कर देता है कि उसमें ऑर्थो और पैरा पोजिशंस अच्छे से एक्टिवेटेड होती हैं, राइट। और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 आप डाल रहे हो, आप मेक श्योर कर रहे हो कि ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल विच इज NO2 पॉजिटिव वो प्रेजेंट हो, तो आपके दोनों ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे NO2 लग जाएगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा पिक्रिक एसिड। आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो। द मेटल दैट शोज हाईएस्ट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। 2 क्वेश्चन है इसमें, सिर्फ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स आउट ऑफ ऑल भी है। तो DNF ब्लॉक एलिमेंट में एक डब्बा था जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन क्या क्या दिखाते हैं उसकी बात हुई थी, है ना। जहाँ पे निकल जो है वो +2 दिखाता है, जिंक भी सिर्फ +2 दिखाता है, पर बीच में एक मैंगनीज था जो बथेरी ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाई जा रहा था, है ना। +7 तक जाती है उसकी, +2, +3, +4, +5, +6, +7, बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है। तो मैंगनीज जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है, और इन सब में से हाईएस्ट भी वही दिखाता है, +7 भी वही दिखाता है। तो नंबर भी सबसे ज्यादा इसी का है और +7 भी यही दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इनकरेक्ट पोस्टुलेट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने बहुत बातें करी थी, उसमें से गलत बात क्या करी थी ये बतानी है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। सोचो, एटम्स
ऑफ अलग अलग एलिमेंट्स डिफर इन मास। क्या ये बात डाल्टन ने कही थी? उसने ये नहीं कहा था कि atoms of different elements have different atomic number but they might just have same mass। वही तो आइसोबार्स थे, वही तो आइसोबार्स थे। लेकिन मैटर कंसिस्ट्स ऑफ डिविजिबल एटम्स, ये डाल्टन ने ना, डाल्टन ने कहा था मैटर को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, तो जो एंड में बात मिलेगी वो एटम होगा, फर्दर नहीं तोड़ पाओगे उसको। तो ये वाली बात है एक तो। Compounds are formed when atoms of different elements combine in a fixed ratio। ये तो सही बात है और ये डाल्टन ने कही भी थी। All the atoms of a given element have different properties including mass। एक पर्टिकुलर एलिमेंट के सारी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं इंक्लूडिंग मास। ना उसने कहा था सारी प्रॉपर्टीज सेम होती है, क्या बातें कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, सही बात है। लेकिन ये बी और डी जो है ये गलत बातें थी, इनकरेक्ट फाइंड करना था, कर दिया हमने, बात खत्म हो गई, आगे चलते हैं। The following reaction occurs in the blast furnace where iron ore is reduced to iron using Lee-Chatelier's principle। इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम की पूरी प्लेलिस्ट है यूट्यूब द केम स्क्वाड, जाके देखो, मजा आ जाएगा, एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएगा, प्रॉमिस। Using Lee-Chatelier's principle, predict which of the following will not disturb equilibrium। यार किसी भी इक्विलिब्रियम को अगर डिस्टर्ब नहीं करना है और हमें वो देना है, तो अगर आप प्योर सॉलिड्स या प्योर लिक्विड्स ऐड या रिमूव करते हो तो इक्विलिब्रियम की सेहत पे 0 फर्क पड़ता है। क्यों, वाई, कैको के लिए आप जाके वो प्लेलिस्ट देखिए, मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, गो वॉच इट। ठीक है, अभी के लिए अगर प्योर सॉलिड ऐड या रिमूव करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्योर लिक्विड ऐड या रिमूव करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ये प्योर सॉलिड वाली बात है, आंसर है 1। अगला सवाल, which one of the following complexes will exhibit the least paramagnetic behavior। ये नहीं पूछा है कि इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक है, वो भी एक क्वेश्चन बनता है। देखो जब भी ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस पे मैग्नेटिक बिहेवियर के क्वेश्चंस देते हैं ना, तो वो कुछ ही चुनिंदा टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, या तो पूछेंगे कौन पैरामैग्नेटिक कौन डायमैग्नेटिक, ठीक है, या फिर पूछेंगे मैग्नेटिक मोमेंट निकाल दो स्पिन ओनली, या फिर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट देंगे और बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो, या फिर पूछेंगे इनमें से कौन सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा कौन सबसे कम पैरामैग्नेटिक होगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस में घूमते रहते हैं ये लोग। लीस्ट पैरामैग्नेटिक कौन होगा? अब बात कुछ ऐसी है कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, जितने कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतना कम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है जी, तो इसकी बात करते हैं। मैंगनीज यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, +2 में मैंगनीज होता है आर्गन D5, तो D में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, वाह वाह। कोबाल्ट +2 में यहाँ पे एक्वा लिगेंड जो है वो न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो कोबाल्ट +2 में है, +2 में है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 3D7। वैसे कोबाल्ट क्या होता है, आर्गन 3D7 4s2 होता है बेटा। +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स उड़ाने, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा आउटर मोस्ट शेल से उड़ाए जाते हैं, तो वो 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन्स उड़ा दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर्गन 3D7, लिख देती हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7। एक्वा लिगेंड वीक लिगेंड है, पेयरिंग पूरिंग कराएगा नहीं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो जाएंगे। नेक्स्ट क्रोमियम +2 में है, क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, क्रोमियम होता है 3D5 4s1, 2 इलेक्ट्रॉन्स जुड़ेंगे ना, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये बच जाएगा 3D4। एक्वा वीक लिगेंड है, पेयरिंग पूरिंग कराएगा नहीं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे। आयन की बात करें, Fe2+ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब Fe2+ क्या होता है, आर्गन 3D6, 1 2 3 4 5 6, पेयरिंग पूरिंग होनी नहीं है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेकेंड केस में है, तो सबसे लीस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर सेकेंड केस में होगा। नेक्स्ट, मोलर आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ डाइवेलेंट कटायन एंड अनायन, मैं लिख देती हूँ, मोलर आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ डाइवेलेंट कटायन एंड anion are
मुझे चेक करना पड़ेगा 57 ही है ना, 157 तो नहीं है। गिव मी 1 सेक। हो जाता है कभी कभी ये सब। सवाल ढूंढेंगे ही। मोलर आयनिक कंडक्टिविटीज, इट इज 57 Simon centimeter square per mole and 73 Simon centimeter square per mole respectively. The molar conductivity of the solution of an electrolyte with the above cation and anion will be, ठीक है जी। डाइवेलेंट कटायन है, हम इसको मान लेते हैं क्या, A2+ मान लो, एंड डाइवेलेंट ही अनायन है, हाँ बोथ डाइवेलेंट है क्योंकि उसने लिखा नहीं है ना अलग से, तो इसको हम मान लेते हैं B2-। तो जब बेटा ये कंपाउंड बनाएंगे तो AB बनाएंगे। वो कह रहा है इस AB की मोलर कंडक्टिविटी बता दो। यार मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कितने नंबर ऑफ आयंस कटायनिक वाले हैं इनटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन प्लस कितने अनायंस देगा वो इनटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनायंस, एक मोल कितने देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कटायन और अनायन इक्वल नंबर में मिलेंगे। अगर ये टूटेगा तो एक ही कटायन और एक ही अनायन देगा, तो ये तो 1-1 है। तो हमें बस सिंपली ऐड करना था, तो 57 + 73 कर देंगे क्योंकि ये भी 1 है ये भी 1 है। तो कितना आ जाएगा, 10, 8 और 5 13, 130 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यूनिट्स का ध्यान रखना, कभी कभी वो अगर इजी क्वेश्चन देता है तो वो यूनिट्स में गड़बड़ करा देता है, यहाँ नहीं कराई। पर प्लीज़ अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और ये वाले क्वेश्चन तक पहुँच चुके हो तो यहीं पे लिख लो कि भाई यूनिट्स का ध्यान देना होता है। नेक्स्ट, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। अच्छा, यूज ऑफ लुईस बेस प्रमोट्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। चलो नाइट्रेशन की बात करते हैं। नाइट्रेशन में हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेते हैं एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। सही बोल रही हूँ, दोनों चीज़ें होती है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में ये गेम होती है, बना देती हूँ यार। वैसे मैंने नाइट्रेशन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पे पूरी प्लेलिस्ट है, प्लीज़ वॉच इट। लेकिन चलो बता देते हैं, HNO3 प्लस H2SO4, ठीक है। यहाँ पे H2SO4 acts as the acid and HNO3 acts as the base। अब दोनों ही एसिड है, उनमें से जो कम एसिडिक है वो बेस की तरह एक्ट करता है। ये जाके इसका H+ ले आता है, तो इसका H+ गया इसलिए ये एसिड, तो ये बन गया HSO4-, एक H+ चला गया ना इसका, और ये भाई साहब क्या बन गए, ये ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन हो गए ना इस पे, एक ऑलरेडी था एक ये ले आया। अब ये ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाने लग गया है, तो इस पे प्लस आ जाएगा, 2 बॉन्ड बनाता है तो न्यूट्रल, 3 बनाता है तो पॉजिटिव चार्ज। तो वो कह रहा है कि ये वाली चीज़ ये अच्छा लीविंग ग्रुप है और ये निकलेगा, और ये बिल्कुल निकलता है पानी बन के, और ये पानी बन के निकलता है और फिर ये NO2 पॉजिटिव देता है। यही मैंने भी पढ़ाया है उसी वीडियो में, जाके देख लो, विच इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल तो ऐसे ही बनता है भैया। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, या तो 1 हो सकता है या तो 3 हो सकता है। यूज ऑफ लुईस बेस प्रमोट्स द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। है बेस थोड़ी करता है, कैटलिस्ट चाहिए होता है अपन को। बेस वेस काहे कर देगा यार, बेस वेस नहीं चलता इसमें, गलत है। स्टेटमेंट 1। नेक्स्ट, the reaction of cathode in the cells commonly used in clocks involved। कैथोड है तो रिडक्शन होगी। अब आंसर या तो ये है या तो ये है, दो तो 50-50 हो चुका है। इसके बाद आती है कि तुम्हें कितनी नॉलेज है या तुमने कितना याद किया हुआ है, ये जो टाइप्स ऑफ सेल्स थे और इनके एग्जाम्पल्स थे उसी पे डिपेंडेंट है उसके बाद, ठीक है। तो जब कैथोडिक रिएक्शन उन सेल्स में होता है जो क्लॉक्स में यूज होती है, तो वहां पे मैंगनीज जो है वो +4 से रिड्यूस होकर +3 देता है। इसका आंसर आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। नाइस, लिगेंड स्ट्रेंथ के ऊपर है, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिनको मेमोराइज है उनके लिए काम का है। वैसे भी हमें ये भी पता था कि नाइट्रोजन वाले जो लिगेंड्स है वो स्ट्रॉन्गर है ऑक्सीजन वाले लिगेंड्स है, और फिर हैलोजन वाले लिगेंड्स आते हैं, राइट। तो हमारे पास ये आ जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन था यार, फैक्ट बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH2 CH3 है, इसमें हाइड्रोजीन डाला है और फिर इथाइलिन ग्लाइकॉल डाल के KOH डाल दिया। हाइड्रोजीन KOH वाला गेम है, वुल्फ किश्नर रिएक्शन है, इतना CH2 सॉल्वेंट ले इथाइलिन ग्लाइकॉल यार। CH3 CH2 CH2 CH3 तो ढूंढो इसको, कहाँ है ये भाई साहब, ये रे, आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द कंपाउंड्स CH3 CH2O CH2 CH2 CH3 D है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट इज, या जितने ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, उतनी मेहनत लगेगी उनको ओवरकम करने में, उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में, तो उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो जितने ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आएगा, मतलब उतनी मेहनत चाहिए उनको एक दूसरे से दूर करके वेपर फेज में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये है ईथर। ईथर में तो कुछ खास होता नहीं है, लेकिन इतना खास होता है कि इससे ज़्यादा हो जाए। हाइड्रोकार्बन में तो सिर्फ वॉन्डरवॉल फोर्सेस हैं, ईथर में ऑक्सीजन कार्बन की कुछ तो पोलैरिटी का गेम है, तो इससे तो बेटर ही है। लेकिन जो थर्ड है वो एक कीटोन है जिसमें पक्का पक्का अच्छे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होंगे, तो बी से बेटर है ए, लेकिन ए हार गया सी से, क्योंकि सी में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होंगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बता रही हूँ अभी। और फिर सी हार जाएगा डी से, क्योंकि डी में होगी बेटा H बॉन्डिंग, और H बॉन्डिंग ज्यादा तगड़ी होती है डाइपोल डाइपोल से। तो जिस ऑर्डर में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसी ऑर्डर में अपना बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। जितने ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। इन ग्रुप 13 द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ग्रुप 13 वाले भाई बहन कौन से थे हमारे? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। और ये सही बात है, डाउन द ग्रुप +3 दिखाने की कैपेबिलिटी घटती है एंड +1 दिखाने की बढ़ती है, और ये तो +1 ही दिखाता है। और ऐसा क्यों होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। हाँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों होता है? क्योंकि पुअर शील्डिंग होती है, जिसकी वजह से 6s के इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं कि भाई हम तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे बॉन्डिंग में, हम तो नहीं जाते, तो 6s के इलेक्ट्रॉन्स निकालना मुश्किल होता है, उसी को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं, और उसी की वजह से ये सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छे से दिखा पाता है। तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही है भैया, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ये है या तो ये है, तो आंसर या तो 2 है या तो 3 है। The atomic size of gallium is greater than that of aluminum. गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा होता है। आलू गाजर से मोटा होता है, याद है ये मैंने बोला था, आलू गाजर से मोटा होता है। तो आलू एल्यूमिनियम का साइज गाजर से बड़ा होता है, विच इज बिकॉज ऑफ गैलियम में ऐसी क्या दिक्कत है? देखो, बोरॉन में अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन देखो बच्चा, तो ये हो जाएगा 2p1 2s2 2p1, बहुत बढ़िया। ये है 3s2 3p1, बहुत बढ़िया। ये है 4s2 4p1, जिसके बीच में 3d10 भी तो है, और ये D की वजह से शील्डिंग कैसी होती है इसकी? पुअर शील्डिंग की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से साइज थोड़ा छोटा हो जाता है। तो गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा हो जाता है। तो आंसर है ऑप्शन 2। 1 तो सही है, 2 थोड़ा गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, cis form of alkene is found to be more polar than trans form। क्या ये बात सही है? सही तो लग रही है, क्योंकि ट्रांस में नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है, सिमेट्री की वजह से नेट डाइपोल मोमेंट हो जाता है 0, तो ये जो है ये ज्यादा पोलर है। तो सिस फॉर्म इज मोर पोलर, बिल्कुल सही है। कुछ में 0 नहीं भी होता है, अगर ये अलग गेम होती, अगर ये C2H3 होता तो 0 नहीं भी होता, पर पोलर तो ज्यादा सिस फॉर्म ही है, क्योंकि वो उसमें सिमेट्री का गेम है। तो ये तो ठीक है। डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस आइसोमर ऑफ 2 ब्यूटीन इज 0। मैंने 2 ब्यूटीन ही बनाया बेटा, और मैंने यहाँ पे लिखा था कि इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा इफेक्टिवली, क्योंकि ये सिमेट्रिक है हर तरह से। तो रीजन भी ठीक है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इस चीज को दिखा भी रहा है वो, इसीलिए वो पोलर नहीं है ना, क्योंकि उसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 है, तो कैसे पोलर होगा ट्रांस वाला?
पर सिस वाले का नॉन जीरो है तो वो पोलर होएगा, तो इस वजह से इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन. The number of neutrons present in the more abundant isotope of boron is X. Amorphous boron, upon heating with air, forms a product in which the oxidation state of boron is Y. The value of X plus Y is. Good question. The number of neutrons present in the more abundant isotope of boron. Boron B10, B11 होता है. मतलब आइसोटोप्स क्या होता है जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है पर मास नंबर अलग होता है. तो B10 का मतलब है मास नंबर 10 वाला, B11 का मतलब है मास नंबर 11 वाला. एंड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन कितना आता है? जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमने बहुत न्यूमेरिकल्स ऐसे प्रैक्टिस करे होंगे. ये 10.8 आता था. बोरॉन ही इतना प्रैक्टिस कराते थे यार. बोरॉन के क्वेश्चंस कराते हैं एवरेज एटॉमिक मास में, या कार्बन का करा देते हैं, यही कराते रहते हैं, इन्हीं में घुमाते हैं. तो बोरॉन का 10.8 AMU या 10.8 U लिखते हैं. तो इसका मतलब मोर अबंडेंट कौन सा है? B11. ठीक है. बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 5. मास नंबर क्या है? 11. मोर अबंडेंट की बात हो रही है ना, तो इसमें न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर विच इज 11 माइनस 5 इज 6. तो x की वैल्यू आ गई बेटा 6. अमॉर्फस बोरॉन अपॉन हीटिंग विद एयर फॉर्म्स अ प्रोडक्ट in which its oxidation state is Y. बोरॉन, अमॉर्फस बोरॉन लेते हैं, ऑक्सीजन में जब इसको हीट करते हैं तो ये बनाता है B2O3, जहां पे बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, है ना. और ये वैल्यू है Y. तो 6 + 3 कितना होगा? 9. नाइस क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन. 2 चैप्टर्स एक साथ कवर हो गए. नाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन. Given below are 2 statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Enthalpy of neutralization of strong monobasic acid with strong monoacidic bases इतना. सही बात है, सही बात है. Enthalpy of neutralization is the amount of heat liberated when 1 mole of H plus ions furnished by acid combined with 1 mole of OH minus ions furnished by base to form 1 mole of water. सही बात है, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है. पर क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है? क्या ये बता रहे हैं कि क्यों एंथैल्पी जो होती है स्ट्रॉन्ग वालों की -57 किलो जूल पर मोल है? रीजन थोड़ी दे पा रहे हैं. दोनों सही स्टेटमेंट्स है, पर ये वाला इसको एक्सप्लेन थोड़ी कर पा रहा है, और एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है इसलिए आंसर 4 है. करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. 9.3 grams ऑफ, आई हैव टू फिगर इट आउट. मैंने क्या, क्यों ये ऐसे कटापटा आता है यार? ठंड रखो जरा, क्वेश्चन ही ढूंढ रही हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर रही. 9.3 ग्राम, ओ मिल गया, ऑफ प्योर एनिलीन. 9.3 grams of pure aniline is treated with bromine water at room temperature to give a white precipitate of the product P. लिख रही हूँ ना, चुप रहो. Product P. The mass of the product P is obtained as 26.4 grams. ठीक है, लिख दिया. मेरी भी हैंड राइटिंग कुछ बढ़िया नहीं है तो मुंह से भी बोल रही हूँ. 26.4 grams. परसेंटेज यील्ड बताना है. ओ भाई साहब, प्योर एनिलीन लिया ते ओनू ब्रोमीन वाटर नाल ट्रीट किया. ब्रोमीन वाटर से उसका ट्रीटमेंट हुआ. ठीक है. जैसे फिनॉल का ट्रीटमेंट जब ब्रोमीन वाटर से करते हैं तो हमें वाइट पीपीटी मिलता है, जो फिनॉल की डिटेक्शन के लिए भी होता है, जहाँ पे ब्रोमीन जो है वो दोनों ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे लग जाता है. सिमिलरली जब एनिलीन का करते हैं भाई, जब अगर फिनॉल में ऑक्सीजन इतना ज़्यादा ऑर्थो और पैरा पोजिशंस को एक्टिवेट कर देता तो एनिलीन में तो ये सब होना ही था. नाइट्रोजन तो और बढ़िया एक्टिवेट कर देगा, और पोलर मीडियम में तो ओहो ओहो ओहो. तो ये बन जाएगा विच इज़ द वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट पीपीटी जिसका नाम है पी. ठीक है. पहले हम अपना मोल कॉन्सेप्ट खेलेंगे, है ना. पहले हम अपना सोचेंगे, क्योंकि परसेंटेज यील्ड ऐसे निकालते हैं कि कितना प्रोडक्ट मिला अपॉन कितना
मिलना चाहिए था, कितना प्रोडक्ट मिला अपॉन कितना मिलना चाहिए था इंटू 100। सीधी सी बात है। तो कितना मिलना चाहिए था वो निकालना पड़ेगा ना, कितना मिला वो तो हमें पता है, कितना मिला 26.4, लेकिन कितना मिलना चाहिए था इज इंपॉर्टेंट। दैट्स हाउ वील अप्रोच द क्वेश्चन कि भाई तूने हमें ये तो बता दिया कि कितना प्रोडक्ट मिला, पर रुक जा, परसेंटेज यील्ड पूछी है तो मुझे तो न्यूमरेटर बताया ना, डिनोमिनेटर तो मैंने सोचना है जो मैं मोल कॉन्सेप्ट से सोचूंगी, है ना। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनिलीन आ जाएगा गिवन मास 9.3 ग्राम्स अपॉन मोलर मास, निकालते हैं अभी। ऐसे मुझे पता है 93 होता है पर फिर भी निकालते हैं। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, C6। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 2 ये H7N। निकाले मास 12 इंटू 6 प्लस 7 प्लस 14 कितना होता है ये, 72 प्लस 21 93। आता था ना मुझे, कुछ कुछ चीज़ें याद रहती है मुझे, थोड़ा बुढ़ापा आ रहा है पर वैसे याद रह जाती है। 93 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए बेटा 0.1 मोल, ये हमने निकाल लिया। अब बारी आती है स्टोक्योमेट्रिक से खेलने की। अपन लोग को पता है कि अगर 1 मोल एनालीन रिएक्ट करेगा तो 1 मोल पी बनेगा, और अगर 0.1 मोल रिएक्ट करेगा, 0.1 मोल रिएक्ट करेगा तो 0.1 मोल ही पी बनेगा। तो मास ऑफ पी जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, 0.1 इंटू मोलर मास। इसका भी मोलर मास निकाल लेते हैं, इसका बहुत ज़्यादा आएगा लेकिन निकाल लेते हैं। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2, 2 ही हाइड्रोजन यहाँ दिख रहे हैं, 2 ये रहे, H4 हो गया, N 1 है। ब्रोमीन कितने हैं, 3। तो बच्चा मास कितना आ जाएगा, ऊपर लिख दूं प्लीज, C6H4NBr3 है। तो 6 कार्बन है तो 72 इसकी वजह से, हाइड्रोजन 4, नाइट्रोजन 14, ब्रोमीन 1 होता है 80, 8 3 24, 240, 4 + 4 8 + 2 10, 5 6 6 + 7 13, 330 आ गया इसका मोलर मास। तो बेटा इसका अमाउंट कितना आ जाएगा, 0.1 इंटू मोलर मास 330। तो बेटा ये आ जाएगा कितना, 33 ग्राम। तो ये मिलना चाहिए था, अगर सब कुछ सही जाता तो 33 ग्राम्स मेरा प्रोडक्ट मिलना चाहिए था, पर उसने मुझे बताया है कि एक्चुअली मिला कितना है, 26.4। तो कितना प्रोडक्ट मिला अपॉन कितना चाहिए था इंटू 100 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। खेल लोगे इतना, 3 11 3s are 11 1s are 11 4s are, ओ सॉरी 11 2s are 11 4s are 3 0.8, 80% आएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो। The number of halobenzenes from the following that can be prepared by Sandmeyer reaction. Sandmeyer reaction से अपन लोग क्या क्या बना सकते हैं, फ्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते, उसके लिए अलग रिएक्शन था, सैंडमेयर से नहीं बनता था। आयोडोबेंजीन के लिए केआई के साथ हीट करना पड़ता था, ये भी नहीं बन सकता था। सैंडमेयर से ये 2 बनते हैं, इसको नहीं बनाते रेडियो एक्टिव, हट। तो 2 and 3 बनते हैं। नेक्स्ट, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ सॉलिड बेंजोइक एसिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा यू दिया हुआ है, -321 हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा यू होता है ना। अरे अरे, क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू होता है और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच होता है। ठीक है, एट 27 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो हर फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन में टेम्परेचर केल्विन में लेना होता है, अगर उसने डिग्री सेल्सियस में दिया कन्वर्ट करके रख लो, यूज होता है बढ़िया, नहीं होता ठीक है यार, कन्वर्ट कर लिया। द हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर निकालना है। वाह 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 वाह, डेल्टा एच पूछा है, डेल्टा एच भी नहीं पूछा, एक्स की वैल्यू पूछी है, सॉरी। शुरू करें, फॉर्मूला याद है। पहले अपन के साथ ना ये दिक्कत है कि अपन को पहले रिएक्शन लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें डेल्टा एन जी चाहिए। बेंजोइक एसिड ये होता है, इसको मैं
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में लिख रही हूँ। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन थे, 7 कार्बन। चंगा। 2 ऑक्सीजन। चंगा। हाइड्रोजन कितने? एक ये रहा, 2 3 4 5 6। C7H6O2 अपना बेंजोइक एसिड है, प्लस जलेगा तो ऑक्सीजन में ही जलेगा, CO2 प्लस H2। सुनो, दिया हुआ रूम टेम्परेचर टाइप का है तो पानी लिक्विड होगा, CO2 गैस होगा, ऑक्सीजन गैस होगा, और लिखा है बेंजोइक एसिड सॉलिड है। अब बैलेंस कर ले इसको। बैलेंस करेंगे तो यहाँ 7 कार्बन होना चाहिए, तो कार्बन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे तो यहाँ 3 होना चाहिए, तो 3 ऑक्सीजन ये रहे, 14 ये रहे, 14 प्लस 3 17 -2, 2 तो यहाँ पे भी है 15, तो 15/2 ऑक्सीजन हो गया। डेल्टा Ng कितना हो जाएगा बेटा? 7 माइनस 15/2, तो -½ हो जाएगा डेल्टा Ng। फॉर्मूला लगाए, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT। डेल्टा U कितना है? 3 -321.3 -321.3 किलो जूल। विद यूनिट्स लिखना जरूरी है वरना पूरी गेम खराब हो जाएगी। प्लस -½ इंटू R। टी कितने है यहाँ पे? ओ, टी को यूज करा रहा है, नाइस। -½ इंटू R इंटू टी 300 केल्विन। देखा, अच्छा गया ना, कन्वर्ट कर लिया, इसको यूज करा रहा है वो। तो ये किलो जूल में ही है, किलो जूल में ही है, मतलब आर की वैल्यू किलो जूल वाली लेनी थी, यही मतलब हुआ। मतलब 8.314 डिवाइडेड बाय 1000 लेना था। अच्छी बात है कि लेना नहीं है यहाँ पे। तो इसको अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा -321.3 माइनस 150 R। ये 150 जो है ये एक्स है। वेरी नाइस क्वेश्चन, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द गिवन केमिकल रिएक्शन सीक्वेंस। फिनॉल में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला, क्या होता है इसमें? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बनाएगा ये? ऑर्थो पैरा दोनों डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो भी और बहुत अच्छे से एक्टिवेटिंग होता है, और पोलर मीडियम में पानी की प्रेजेंस में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो ये दोनों ऑर्थो पैरा पोजिशंस पे लगेगा। तो तीसरी पे क्यों नहीं लगा? क्योंकि भाई बहुत स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी इतने सारे लोग एक साथ, तो एक ऑर्थो एक पैरा पे लगेगा। इसमें अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालूं तो क्या होगा? अगर तुमने ये बोला कि तुम्हें ये लगा कि यहाँ पे NO2 लग जाएगा, और अगर तुम्हें ये लगा कि यहाँ पे SO3H लगा रहेगा, तो ये गलत है, क्योंकि ये तो रिप्लेसेबल है ना यार, इसको तो मौका चाहिए उड़ने का। तुमने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जैसे लिया, ये तो उड़ने के लिए ही बैठा है, ये उड़ जाएगा, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा यहाँ पे भी NO2, यहाँ पे भी NO2, और यहाँ पे भी NO2, जिसको बोला जाता है पिक्रिक एसिड। टोटल सम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन प्रोडक्ट ए एंड बी। प्रोडक्ट ए में कितने ऑक्सीजन है? 3 + 3 6, 6 + 1 7 ऑक्सीजन है यहाँ पे। बी में 2 2 4 2 6 और 1 7 ऑक्सीजन है, तो टोटल आ जाएगा 14। वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर NO2 माइनस, NO2 माइनस की बात हो रही है, सही लिखा है ना सब कुछ? हाँ, NO2 माइनस, द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अराउंड नाइट्रोजन इज। NO2 माइनस है, एक ऑक्सीजन पे माइनस है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो नाइट्रोजन या कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं? 3 बॉन्ड्स बना रहे हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ये रहे, 2 ये रहे, तो 2 ये होते हैं, 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके आसपास। डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग्स कांस्टेंट इज इतना, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग मास इतना, इन द बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना है हमें। यार यहाँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 2.18 × 10⁻⁶
इंटू Z/N मीटर पर सेकेंड। तो 2.18 इंटू 10⁶ हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो Z1 फर्स्ट ऑर्बिटर N1, तो ये जगह 2.18 इंटू 10⁶। 10⁵ में चाहिए, 10⁵ में चाहिए ना। कैसे होगा ये? डिवाइड बाई 10 इंटू 10। समझो, इसको मैं लिख सकती हूँ 2.18 इंटू 10⁶ इंटू 10/10। 21.8 इंटू 10⁵, 10⁵ -1, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 10⁵। इतना देना ही नहीं था। चलो एनीवे, during the kinetic study of reaction 2A plus B gives C plus D, the following results were obtained. Initial rate of formation of D दिया हुआ है, ठीक है। Based on the above data, the overall order of the reaction is, overall order पूछा है, initial rate method है। क्या बोलेंगे हम कि rate को हम लिखेंगे rate constant into concentration of A raised to the power some constant, which is the order of the reaction with respect to A, and into concentration of B raised to the power some Y, which is the order of the reaction with respect to B. ठीक है, and the total order of the reaction is X plus Y. Perfect. टोटल ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी आ गया अपने पास। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे हम? पहले वाला रिएक्शन लेंगे। अगर मैं फर्स्ट वाला रिएक्शन और कौन सा लूँ, फोर्थ वाला रिएक्शन लूँ, तो मैं क्या लिखूंगी? फर्स्ट वाले रिएक्शन के अकॉर्डिंग रेट इज इक्वल टू K इंटू 0.1 की पावर X इंटू 0.1 की पावर Y, और इसके रिस्पेक्ट में रेट क्या दिया हुआ है? 6 इंटू 10⁻³ 6 इंटू 10⁻³ फोर्थ इक्वेशन के अकॉर्डिंग 0.4 की पावर X 0.1 की पावर Y, K इंटू 0.4 की पावर X इंटू 0.1 की पावर Y इज इक्वल टू, रेट की वैल्यू है 2.4 इंटू 10⁻²। डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशंस को। 0.1 की पावर Y 0.1 की पावर Y गया, K से K गया, राइट। तो ये हो जाएगा टोटल, ये भी चला गया। 1/4 इज इक्वल टू 1/4 टू द पावर X हो जाएगा ये। बेटा ये देखो राइट हैंड साइड वाला, प्लीज यहाँ पे मैं दोबारा लिख रही हूँ, 0.1/0.4 टू द पावर X हो जाएगा ये टोटल। तो ये 1/4 की पावर X हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज X इज इक्वल टू 1। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A इज 1। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B निकालना है। कौन कौन सी दो इक्वेशंस लेनी चाहिए जिसमें A वाली वैल्यूज कट जाए? सेकेंड और थर्ड ले लो, A वाली वैल्यूज कट जाएंगी। तो अगर मैं सेकेंड इक्वेशन लिखूं, लेट मी जस्ट ऐड अनदर पेज। तो बेटा अगर मैं सेकेंड इक्वेशन लिखूं तो मैं लिखूंगी K इंटू 0.3 टू द पावर X इंटू 0.2 टू द पावर Y, 0.3 टू द पावर X 0.2 to the power Y, and this rate is equal to what? चल this rate is 7.2 into 10 to the power -2 divided by rate constant into, sorry about this, 0.3 to the power X into 0.4 to the power Y, और ये वैल्यू है 2.88 into 10 to the power -1, 2.88 into 10 to the power -1, 0.3 to the power X and 0.4 to the power Y। यहाँ तक सही है। K से K गया, 0.3 गया, Y के रिस्पेक्ट में आएगा ही आएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 72/288, 72/288, और ऊपर एक 10 हो जाएगा जो कट जाएगा, ये आ जाएगा। सॉल्व वॉल्व करोगे आएगा यार, झूठ नहीं बोल रही मैं। 0.2/0.4 रेज़्ड टू द पावर Y, तो बेटा ये हो जाएगा 1/2, और ये 12 6 जार 12 2 48 24 जार, तो 6 4 जार 24। 1/4 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर Y आएगा, ठीक है। 1/4 को मैं लिख सकती हूँ 1/2 का स्क्वायर। तो Y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? Y की वैल्यू आ गई 2। तो X प्लस वाई कितना होगा? X1 है, Y2 है, X प्लस वाई हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एन आर्टिफिशियल सेल इज मेड बाय encapsulating 0.2 molar glucose solution within a semi-permeable membrane.
The osmotic pressure developed when the artificial cell is placed with 0.05 molar solution of NaCl at 300 Kelvin is dash into 10 to the power -1 bar. ठीक है, आराम से सुनो. हमारे पास एक ग्लूकोज सोल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.2 मोलर. ठीक है, ग्लूकोज सोल्यूशन के लिए आई की वैल्यू होगी 1, डिसोसिएट नहीं करता. और हमारे पास एक NaCl सोल्यूशन है जिसके लिए बेटा आई की वैल्यू होगी 2, कंप्लीटली डिसोसिएट कर रहे 2 आयंस बनाएगा. और इसकी कॉन्सेंट्रेशन है कितनी दी हुई है 0.05 मोलर. अब वो कह रहा है कि ये ग्लूकोज और ये NaCl सोल्यूशन जो है इनको हमने कनेक्ट कर दिया है वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब सॉल्वेंट का फ्लो अलाउ करेगा ये, सॉल्यूट का तो नहीं करेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. सॉल्वेंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? कम कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, यहाँ से यहाँ होगा, यहाँ से होगा सॉल्वेंट का. और वो फ्लो कब तक होगा? जब तक दोनों तरफ ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल ना हो जाए, है ना. अच्छा, द ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप्ड व्हेन दिस इज प्लेस्ड. कितना ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होगा यहाँ पे? यहाँ से यहाँ जाएगा ये पानी, ये मान रहे हो, सॉल्वेंट यहाँ से आ जाएगा. ऑस्मोटिक प्रेशर कितना डेवलप होगा? ज्यादा माइनस कम, एक्स्ट्रा प्रेशर जो होगा. तो ज्यादा क्या है? 1 के अकॉर्डिंग देखे तो I1 C1 RT माइनस I2 C2 RT. बेटा मुझे नेट ऑस्मोटिक प्रेशर दे देगा यहाँ पे. अच्छा, ग्लूकोज के लिए I की वैल्यू 1, C की वैल्यू कितनी है? कॉन्सेंट्रेशन 0.2, RT बेटा मैं कॉमन ले रही हूँ, कॉमन है ना, माइनस I2 कितना है? NaCl के लिए I की वैल्यू 2 है, इनटू कॉन्सेंट्रेशन 0.05. ये हो जाएगा 0.1, ये 0.2. आंसर आ जाएगा 0.1 इंटू R की वैल्यू 0.083. टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, यहाँ पे है. सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, कितना आएगा इसका? 10 की पावर -1 बार में चाहिए, 25 इंटू 10 की पावर -1 बार आता है. सॉल्व कर लेना, आ जाएगा नियरेस्ट इंटीजर. ठीक है जी, तो ये हो गया, ये वाला पेपर डिस्कस हो गया. और नेक्स्ट विच इज टुमारो आई विल बी अपलोडिंग 6th अप्रैल वाला, सॉरी 5th अप्रैल का शिफ्ट 2 एंड देन 6th अप्रैल. ऐसे कर करके सारे लास्ट ईयर के तो सब कर लेंगे. तुम्हारे पास पूल ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो जाएगा, दिमाग ज्यादा चलेगा. जैसे इसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, 2 चैप्टर मिक्स करके दिए हुए थे, तो ऐसे क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं. अगर ये सॉल्व हो जाए तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, चाहे आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो चाहे जेई के लिए. मेन बात है कि केमिस्ट्री कितनी स्ट्रांग हो रही है. ठीक है, तो काम की चीजें बता दी हैं सब कुछ. और कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप बता सकते हो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. अगर कर लिया तो प्लीज औरों से करा दो. बाय, टेक केयर.